कर लिया सर ने। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर आपका म्यूट है, अभी म्यूट है आपका। चलिए मैम स्टार्ट कीजिए, 11:30 हो चुकी है प्लीज। जी मैम। नमस्कार, मैं प्रोफेसर सुषमा मिगलानी गोविंदगढ़ पब्लिक कॉलेज द्वारा आयोजित वेबिनार संस्कृति और मानव में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज के रिसोर्स पर्सन डॉक्टर हरीश कुमार सूद निश्चिंत जी का, जिन्होंने मेरे गुरु बनकर, मेरे शिक्षक बनकर मेरा मार्ग प्रशस्त करके मुझे गौरवान्वित किया। सर, आपका गोविंदगढ़ पब्लिक कॉलेज के ऑनलाइन प्रांगण में शब्दों के फूलों द्वारा हार्दिक अभिनंदन। श्रद्धा के दो चार सुमन है, श्रद्धा के दो चार सुमन है, कुछ रौली कुछ चंदन, परम पूजे स्वीकार कीजिए, कोटि कोटि अभिनंदन, कोटि कोटि अभिनंदन। हार्दिक अभिनंदन इस वेबिनार की संयोजिका कर्मठी प्रिंसिपल डॉक्टर नीना सेठ पजनी जी का। अभिनंदन और स्वागत है कॉलेज स्टाफ, स्टूडेंट और बाहर दूसरे कॉलेज से जुड़े हुए सभी प्रोफेसर्स का इस वेबिनार में हार्दिक अभिनंदन। सर, आपको ये बताते हुए मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि गोविंदगढ़ पब्लिक कॉलेज में संख्या और गुणवत्ता दोनों का संगम है। विद्यार्थियों के विकास के लिए एनएसएस और एनसीसी यूनिट की सुविधा उपलब्ध है और हमारे एनएसएस यूनिट को पंजाब यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेजेस में से सर्वोत्तम अवार्ड के लिए चुना गया तथा हमारे कॉलेज को डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ग्रीन कैंपस के अवार्ड से सम्मानित किया गया। हमारे लिए और भी हर्ष की बात है कि इस कॉलेज ने स्पोर्ट्स में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सी उपलब्धियां प्राप्त करके पंजाब यूनिवर्सिटी को मक्का ट्रॉफी दिलाने में हमारे कॉलेज के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के खिलाड़ियों ने 1400 पॉइंट कंट्रीब्यूट करके कॉलेज और पंजाब यूनिवर्सिटी को गौरवान्वित किया। यहाँ IQAC सेल, रिसर्च सेल, प्लेसमेंट सेल तथा विद्यार्थियों को लीडरशिप स्किल्स डेवलप करने के लिए यूथ लीडरशिप कैंप्स के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। नीडी और ब्रिलियंट स्टूडेंट्स की मदद के लिए प्रत्येक वर्ष वजीफे प्रदान किए जाते हैं। हमारे आज का वेबिनार जो है ये अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस को समर्पित है और संदेश है कि हम सभी अपनी मातृभाषा का सम्मान करें, क्योंकि मातृभाषा संस्कृति की द्योतक है, संवाहक है और भारत की अखंडता को बनाए रखने के लिए इसका महत्व है। नई शिक्षा नीति में तो इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो हम हिंदी और पंजाबी अपनी मातृभाषा को अपनाकर देश का मान बढ़ाएं। हिंदी भाषा भावों की अभिव्यक्ति है, ये मातृभूमि पर मर मिटने वालों की भक्ति है। मातृभाषा दिवस जो कि 21 फरवरी को मनाया जाता है, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। इससे पहले कि हम वेबिनार के थीम को डिस्कस करें, हमारे पंजाबी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर शाही जो हैं, ये मातृभाषा माँ बोली का सम्मान बढ़ाने के लिए एक कविता प्रस्तुत करेंगे। पंजाबी डिपार्टमेंट से प्रोफेसर शाही। नमस्कार जी। मान सम्मानयोग अज दे सोर्स परसन डॉक्टर हरीश कुमार सूद जी, कॉलेज प्रिंसीपल डॉक्टर नीना सेठ पजनी जी ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਡਾਕਟਰ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸਰਫ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ, ਗੈਰਾਂ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਲੀ,
तेरी कदर ना कोई जाता, तेरी जय पंजाबी माता, तेरी जय पंजाबी माता। सो इसे चिंता विचों पैदा हुई है मेरी कविता पंजाबी माँ। सो नजर कर रहे हैं। सुन पंजाबी माए मेरिए, तेरे ते चुल्ली बड़ी हनेरिए, तैनू मारे आ तेरे पुत्रां ने, हुण ढा बैठी क्यों टेरिए। सुन पंजाबी माए मेरिए, तू वेड़े दी सरदारनी, गई 7 समुंदरों पारनी। तू वेड़े दी सरदारनी, गई 7 समुंदरों पारनी। तैनू मारे आ तेरियां शरीकनियां, हो के पब्बां पारनी। सुन पंजाबी माए मेरिए, तेरे चौंके तरिंजणा चुट गए, उदों भाग तेरे सी फुट गए। तेरे चौंके तरिंजणा छुट गए, उदों भाग तेरे सी फुट गए। तैनू मारे आ धीआं लाडलियां, तेरे बचदे सावी कुट ले। सुन पंजाबी माए मेरिए, तेरे दरगाही मत्था टेक दे, सूफी ते पीर फकीर नी। तेरे दरगाही मत्था टेक दे, सूफी ते पीर फकीर नी। तैनू मारे आ तेरियां अपनियां, हुण कोई नी बनदा तीर नी। सुन पंजाबी माए मेरिए, पंजाबां दी तू साल सी, तेरे हत्थों खुस गई माल की। पंजाबां दी तू साल सी, तेरे हत्थों खुस गई माल की। तैनू मारे आ तेरियां दोतरियां, दोतरियां नू नानी नाल की। सुन पंजाबी माए मेरिए, कावां नू टुक टुक पाउंदी रही, नित रब दा शुक्र मनाउंदी रही। कावां नू टुक टुक पाउंदी रही, नित रब दा शुक्र मनाउंदी रही। तैनू मारे आ तेरियां पोतरियां, पोत्यां दियां घोड़ियां गाउंदी रही। सुन पंजाबी माए मेरिए, तेरे सिर तो चुन्नी लै गई, नी तू कलम कली रह गई। तेरे सिर तो चुन्नी लै गई, नी तू कलम कली रह गई। तैनू मारां पईयां डाडियां, क्यों बूहा टोके बह गई। सुन पंजाबी माए मेरिए, तैनू पई गैरां दी मारनी, तैनू लुट लिया शरे बाजार नी। तैनू पई गैरां दी मारनी, तैनू लुट लिया शरे बाजार नी।
ਤੈਨੂੰ ਜਨਮਿਆ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ, ਹੁਣ ਉੱਠ ਕੇ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰਨੀ। ਤੈਨੂੰ ਜਨਮਿਆ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ, ਹੁਣ ਉੱਠ ਕੇ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰਨੀ। ਸੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਏ ਮੇਰੀਏ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਝੁੱਲੀ ਬੜੀ ਹਨੇਰੀਏ। ਤੈਨੂੰ ਮਾਰੇ ਆ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਢਾ ਬੈਠੀ ਕਿਉਂ ਢੇਰੀਏ। ਹੁਣ ਢਾ ਬੈਠੀ ਕਿਉਂ ਢੇਰੀਏ। ਸੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਏ ਮੇਰੀਏ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, शुक्रिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा शाहिद सर। आपकी इस कविता में जो है वो पीड़ा, चिंतन मातृभाषा के प्रति, माँ बोली के प्रति, जो कि जायज़ भी है कि बच्चा जो है जिसमें सुसंस्कृत होता है बचपन में, उसे उसी भाषा में जो है वो अपनी अभिव्यक्ति भी करने का मौका मिलना चाहिए। और 34 साल बाद जो नई एजुकेशन पॉलिसी में, शिक्षा नीति में परिवर्तन हुआ है, तो शायद हमारी ये पीड़ा, हमारा ये चिंतन जो है उससे कुछ कम हो सके। धन्यवाद सर। तो हमारा आज का टॉपिक है संस्कृति और मानव वेबिनार का। संस्कृति संस्कार और सभ्यता की कुंजी ही है, मानव जीवन के अस्तित्व की कुंजी। संस्कृति संस्कार और सभ्यता यही है लोक जीवन में सुकून का आधार। और इसी विषय पर परिचर्चा करने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं डॉक्टर हरीश कुमार सूद निश्चिंत जी, जिनसे परिचित करवाने के लिए मेरा निवेदन है हमारी दशा और दिशा की निर्देशिका, प्रेसिडेंट पंजाब यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स काउंसिल, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी प्रिंसिपल एसोसिएशन, जनरल सेक्रेटरी ऑफ मिसेस सुदेश पजनी चैरिटेबल ट्रस्ट, नेट असेसर तथा अन्य एनजीओ की ऑफिस बेरर, कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर नीना सेठ पजनी जी से कि वह हमारे आज के रिसोर्स पर्सन से हम सबको परिचित करवाएं। ओवर टू यू मैडम प्रिंसिपल। थैंक यू मैडम मेघलानी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर भूपिंदर शाही का, उन्होंने बहुत अच्छी कविता आज पाठ की। और आप सभी को नमस्कार, और खासकर हमारे मुख्य रिसोर्स पर्सन डॉक्टर हरीश सूद जी को बहुत बहुत नमन। आज 24 फरवरी को हम इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मना रहे हैं, जो कि 21 फरवरी को होता है। आज समर्पित है क्योंकि 21 को हम किसी कारण से नहीं मना सके, और हमारे साथ डॉक्टर हरीश सूद जी जुड़े हुए हैं। और जो इस साल का 2022 का इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे का थीम है यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग, और जो हम इस वेबिनार के थ्रू हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए डिफरेंट लैंग्वेजेस में हिंदी और पंजाबी हमारे लिए हमारी मातृभाषा है, तो ये सार्थक करना चाहेंगे आज की हम डॉक्टर हरीश सूद जी के द्वारा हम संस्कृति और मानव के बारे में सुने। और बहुत ही गर्व के साथ मैं उनका परिचय कराना चाहती हूँ कि डॉक्टर हरीश कुमार सूद जी फॉर्मर प्रिंसिपल रह चुके हैं KRM DAV कॉलेज नकोदर में। सर का जन्म अम्बाला कैंट में हुआ 1957 में। MA PhD इन हिंदी हैं बाय क्वालिफिकेशन, और उनकी PhD थीसिस का टॉपिक था आधुनिक हिंदी आलोचना को डॉक्टर इंद्रनाथ मदान का योगदान। और उनके पास बहुत ही सीजन्ड स्कॉलर हैं और टीचिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस 38 इयर्स का है। सर की बुक्स पब्लिश हुई हैं, जैसे कि गंगा सूख गई 1978 में, जो कि शॉर्ट स्टोरीज हैं, अंधा दीपक 1981 में जो कि पोएट्री कलेक्शन है, और एक एडिटेड पोएम्स की बुक 1983 में आई थी हम आ रहे हैं, और एक बुक ऑफ ग्रामर थी सामान्य हिंदी व्याकरण एवं रचना 1985 में आई,
और गद विविधा 1998 में आई, जो कि गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर में टेक्स्ट बुक है BA 3rd हिंदी के लिए। ये को एडिटेड बुक है। सर के बहुत से रिसर्च पेपर्स नेशनल, इंटरनेशनल एंड रीजनल लैंग्वेजेस में और वर्कशॉप और कॉन्फ्रेंसेस में सर ने प्रस्तुत किए हैं। 100 से भी ज़्यादा लिटरेरी एंड कल्चरल प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट किए हैं। ऑल इंडिया रेडियो जलंधर, ऑल इंडिया रेडियो रोहतक, ऑल इंडिया रेडियो जयपुर एंड रेडियो कश्मीर में। बहुत ही प्रसिद्ध वक्ता हैं सर, और हमारे लिए खुशकिस्मती है कि हमारे साथ हैं। 50 से ज़्यादा लिटरेरी और कल्चरल प्रोग्राम्स टेलीकास्ट हुए हैं दूरदर्शन केंद्र जलंधर में, दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर, चंडीगढ़ दूरदर्शन केंद्र और DD पंजाबी पर भी। और इनको रोल ऑफ ऑनर मिला हुआ है डिबेट पोइट्री डेक्लेमेशन में 1975, 76, 77 GMN कॉलेज अम्बाला में, क्योंकि इनकी प्रारंभिक शिक्षा वहीं पे हुई है। और यूनिवर्सिटी कलर मिला इन संस्कृत में 1 एक्ट प्ले फ्रॉम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 78-79 में। बेस्ट स्टोरी राइटर का अवार्ड मिला कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से 78-79 में। बेस्ट थिंकर का भी अवार्ड मिला GMN कॉलेज अम्बाला कैंट में। और स्टूडेंट की लाइफ में इन्होंने 150 प्राइजेस से ज़्यादा जीते हैं। नेशनल, इंटरनेशनल, यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल पे इनके प्राइज रहे हैं डिबेट, डेक्लेमेशन, पोइट्री, 1 एक्ट प्ले, सिंपोजियम, शॉर्ट स्टोरी राइटिंग। सर, आपको सुन के आज हमारे स्टूडेंट्स बहुत मोटिवेट होने वाले हैं। और अगर हम अवार्ड्स की बात करें तो इतनी लंबी लिस्ट है सर, इतने सारे अवार्ड्स। मुझे लगता है कि आपने कोई भी नेशनल लेवल पे कोई भी अवार्ड नहीं छोड़ा है जो कि आपको ना मिला हो। लायंस क्लब अम्बाला, रोटरी क्लब और डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी कश्मीर यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल अवार्ड, इंटरनेशनल लायंस क्लब अवार्ड, आर्य रत्न सम्मान, राष्ट्रीय विद्या सरस्वती पुरस्कार, एमिनेंट एजुकेशनिस्ट अवार्ड और ज्वेल ऑफ इंडिया अवार्ड, विद्या रत्न गोल्ड मेडल, राजीव गांधी एक्सीलेंस अवार्ड, ग्लोरी ऑफ भारत विद्या गोल्ड मेडल, राष्ट्रीय विद्या रत्न अवार्ड, भारत ज्योति रत्न अवार्ड, शिक्षा रत्न पुरस्कार, बेस्ट प्रिंसिपल अवार्ड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, राष्ट्रीय विद्या सम्मान पुरस्कार, राष्ट्रीय शिक्षा सम्मान पुरस्कार, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट अवार्ड एंड गोल्ड स्टार एशिया इंटरनेशनल अवार्ड, इंडिया अचीवर्स अवार्ड, भारत विद्या शिरोमणि अवार्ड एंड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी बहुत सी संस्था के द्वारा मिल चुका है। इसके अलावा एक पेज इनका अवार्ड से ही भरा हुआ है। सर, मुझे माफ कीजिएगा, मैं ये सारे नहीं पढ़ पाऊंगी, पर स्टूडेंट्स और जितने भी पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं उन सबको मैं बता देती हूँ कि कोई भी ऐसा नेशनल लेवल पे अवार्ड नहीं है जो कि सर को नहीं मिला हो। और ये हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आज आप बोलना चाह रहे हैं संस्कृति और मानव विषय के बारे में। और मैं वैसे बताना चाहती हूँ सबको कि सर बहुत अच्छे पोइट हैं, और आपने देखा कि स्टोरीज की भी इनकी जैसे बुक्स निकल चुकी हैं। और इसी से प्रेरित होके 2 स्टूडेंट्स ने इनकी पब्लिकेशंस है उसके ऊपर रिसर्च की है। एमफिल की मिस सुप्रिया सूद ने एमफिल की डिग्री ली है, और उसका टॉपिक था डॉक्टर हरीश सूद निश्चिंत की कहानी में व्यक्त जीवन मूल्य के ऊपर, और जो कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से उन्हें मिली थी। और एक मिसेस रजनी बाला ने भी की थी डॉक्टर हरीश सूद निश्चिंत की कहानियों में व्यक्त सांस्कृतिक मूल्य। वैसे मैं सर को जानती हूँ पिछले 10-11 साल से, क्योंकि सर भी एसोसिएशन ऑफ इंडियन कॉलेज प्रिंसिपल्स के मेंबर हैं मेरी तरह, और मेरे बड़े भाई के जैसे हैं, और बहुत ही सुलझे हुए व्यक्तित्व के स्वामी हैं और बहुत ही सीजन्ड स्कॉलर हैं। निश्चिंत रहते हैं जैसा कि नाम में है। और अब मैं चाहती हूँ कि वो हमारे सभी श्रोताओं को इस सांस्कृतिक और मानव मूल्य के बारे में अपने विचार प्रकट करें। ओवर टू यू सर।
धन्यवाद मैडम मीना। मुझे माफ कीजिएगा अगर मेरी हिंदी गलत हो गई हो तो। नहीं, बहुत अच्छा आपने जो कुछ भी अभिव्यक्त किया है बहुत अच्छे रूप में अभिव्यक्त किया है, और एक बहन के रूप में इस रूप में मैं निरंतर आपसे मिलता रहा हूँ, और वह अपने आप में मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और आज बहुत समय के बाद अपने विद्यार्थी सुषमा से भी मिल रहा हूँ। ये पुरानी मुलाकातें हैं, उसके आधार पर इन्होंने याद करवाने की कोशिश की, और जब इन्होंने मुझसे पूछा कि सर संस्कृत को किसके साथ जोड़ो, संस्कृति को किसके साथ जोड़ोगे, तो मैंने कहा संस्कृति को मानव के साथ ही जोड़ा जा सकता है और किसके साथ जोड़ सकते। आज का ये विषय अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। अभी 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया। हाल ही में घटित अफगानिस्तान का घटनाक्रम, म्यांमार की उठापटक, यूक्रेन का संकट जो आज और गहरा रहा है, कोरोना काल में भारत भर में जिसने भयावह त्रासदी का रूप धारण किया, उस सब के केंद्र में कौन रहा? उस सब के केंद्र में निरंतर रहा है मानव। हमारे चतुर्दिक परिवेश में घटित होने वाले सभी घटनाक्रम, सभी प्रकार के ऐसे घटना चक्र, इन सब का भोक्ता है, उसके केंद्र में दिखाई देता है तो केवल मानव। तो मैंने एक ऐसा विषय चुना है जिसके विषय में आज तक कभी कोई अंतिम वाक्य नहीं लिखा गया है, और ये हमेशा के लिए अधूरा है, क्योंकि इसमें संभावनाएं बहुत अधिक हैं और निरंतर विकासमान यह विषय है। संस्कृति कहीं सीमित नहीं हो पाती, संस्कृति किसी एक देश तक सीमित नहीं रहती। इसमें सदैव नए मंथन की आवश्यकता रहती है, और उसी नए मंथन को अपनी दृष्टि से थोड़ा बहुत विचार करने के लिए मैंने आज स्वयं ही ये विषय चुना, जो अपने आप में बहुत क्लिष्ट है। आशा है कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं इसके माध्यम से कुछ ग्रहण करने के उपरांत संस्कृति के बारे में और अधिक चिंतन करने की चेष्टा करेंगे, और संस्कृति के उस स्वरूप से केवल परिचित ही नहीं होंगे, बल्कि उस संस्कृति के स्वरूप को अपने साथ आत्मसात करने और उसे अपने जीवन में, व्यवहार में लाने की चेष्टा भी करेंगे। ये संस्कृति का विषय कहां से लिया मैं एक बार अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते हुए उनसे प्रश्न किया, संस्कृति शब्द का क्या अभिप्राय? अब ये सब शब्द सुनकर के उन्हें लगा ये शब्द तो बहुत आसान है, संस्कृति के बारे में चर्चा करना तो बहुत आसान होगा। और बड़े सहज भाव से एक ने कहा कल्चर, दूसरे ने कहा हमारी परंपराएं, तीसरे विद्यार्थी ने कहा हमारा रहन सहन, चौथे ने कहा सभ्यता, पांचवें ने कहा सर हम जो कुछ पहनते हैं, खाते हैं, जिस प्रकार व्यवहार करते हैं, वही संस्कृति है। एक अन्य ने कहा हमारी प्रेरणा वृत्ति, हमारा सामाजिक व्यवहार। संस्कृति के संदर्भ में विद्यार्थियों के माध्यम से इस प्रकार के विविधमुखी दृष्टिकोणों को सुनने के उपरांत संस्कृति के विषय में और अधिक जानने की जिज्ञासा मुझे भी हुई, और उसी जिज्ञासा के भाव के साथ मैंने संस्कृति पर कुछ विचार करना प्रारंभ किया। वास्तव में संस्कृति के स्वरूप की क्या परिणति हो सकती है, इस पर स्पष्ट मत निर्धारित कर पाना किसी के भी बस का काम नहीं है, और ये मानव की सीमित बुद्धि की परिकल्पना से बहुत परे की बात है। जैसे कबीर ने
ब्रह्म का साक्षात्कार किया और ब्रह्म का साक्षात के सत्य स्वरूप का दर्शन करने के उपरांत जब उन्होंने अंतःकरण में दर्शन किया और उनसे पूछा गया तो कैसा लगता है, क्या है वह, और वह अपने शब्दों के माध्यम से उसे अभिव्यक्त कर पाने में असमर्थ रहे। अपनी अनुभूति को अभिव्यक्त करने में उन्होंने अपनी असमर्थता व्यक्त की थी। और उसी अनूठी अभिव्यक्ति के संदर्भ में जब मानव बुद्धि थोड़ा बहुत चर्चा करने की चेष्टा करती है तो मानव की वाणी उसके संदर्भ में बहुत अधिक कुछ नहीं कह पाती है। कहीं नेति के माध्यम से कि ये है नहीं, ये नहीं है, ये है ये नहीं है, तो क्या नहीं है उस सबको निकाल दिया, फिर शेष क्या रह गया? उसके उपरांत फिर भी कुछ शेष रह जाता है तो सही, और जो रह गया है वह क्या है? उस नेति के माध्यम से आपने नकार दिया कुछ बातों को, उन बातों को नकारने के उपरांत आपने उस संस्कृति के ऊपर फिर भी चर्चा की। अपने आदर्श के अंतिम स्वरूप का निर्धारण करने में, अपने प्राप्तव्य की अंतिम परिकल्पना करने में मानव बुद्धि सदैव अपने आप को सीमित अनुभव करती रही है। उसकी यह असमर्थता वास्तव में उसके विकास की प्रेरणा है, क्योंकि अगर असमर्थता है तो उसके बारे में वह और सोचती है, उसमें जिज्ञासा का भाव जागृत होता है कि अगर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बच्चा आपसे पूछता है कि ये क्या है, ये क्या है, तो उसमें जिज्ञासा उसमें और जागृत होती है, और उसी जिज्ञासा के भाव के माध्यम से संस्कृति के विषय में चिंतन होता है। ब्रह्म का निरूपण करते हुए आर्य ऋषियों ने, जैसे मैंने बताया, कि नेति कहकर के उसे संतोष नहीं किया, बल्कि क्योंकि जो कुछ भी जाना वह ज्ञान की अंतिम सीमा नहीं थी। अब मैं संस्कृति के उस शब्द की ओर आ रहा हूं। जब हम संस्कृति शब्द का उपयोग करते हैं तब हमारे समक्ष कौन होता है? समूची मनुष्यता। और संस्कृति का सीधा संबंध मनुष्य से है, और मनुष्य से जुड़ने के उपरांत संस्कृति का अभिप्राय है मनुष्य को संस्कारित करना, मानव का संस्कारित होना। अतः मनुष्य के संस्कारित होने में सहयोग देने वाले जो गुण हैं, जो तत्व हैं, जो जीवन मूल्य हैं, वे संस्कृति शब्द के अंतर्गत गृहीत किए जा सकते हैं। और इन तत्वों और जीवन मूल्यों का अन्वेषण हमें संस्कृति के वास्तविक स्वरूप से परिचित करवा सकता है। चेतना के विकास के व्यावहारिक रूप में संस्कृति की संभावनाएं हैं। जब हम अपने भीतर की चेतना को विकसित करने की चेष्टा करते हैं तो चेतना विकसित कहां से होगी? जब अपने भीतर उन तत्वों को, उन गुणों को धारण करेंगे तो उसके आधार पर ही चेतना का विकास हो सकता है। मनुष्य ने अपने आपसी सहयोग के माध्यम से अपनी आदिम स्थिति से वर्तमान तक जंगली जानवरों, बाह्य आपदाओं आदि पर विजय प्राप्त की। अपनी सुविधा के लिए उसने पशुओं का भी उपयोग किया और आग की खोज की, उसका उपयोग किया, अपने जीवन को उसने सुरक्षित बनाया और सुविधापूर्ण भी बनाया। विविध औजारों और उपकरणों के खोज के माध्यम से मनुष्य सुविधा भोगी हो गया। भाषा के आविष्कार ने उसके अनुभवों को वाणी प्रदान की और इसी वाणी के माध्यम से उसने अपने अनुभवों को भावी पीढ़ी के साथ साझा करने की चेष्टा की और आपसी सहयोग की इसी कड़ी के एक सदस्य और सभासद के रूप में वह समाज के सहज निर्माण के साथ जुड़ता चला गया। समाज निर्माण की इस प्रक्रिया में अपने अनुभवजन्य ज्ञान के आधार पर मानव ने अपनी श्रेष्ठ साधनाओं के माध्यम से जिन सर्वश्रेष्ठ मानवीय मूल्यों की खोज की, विश्व मानव के द्वारा स्वीकार्य वे मानव मूल्य ही वस्तुतः संस्कृति की अवधारणा के अंतर्गत विहित किए जा सकते हैं। ऐसे मूल्य निश्चित ही अविरोधी होते हैं। क्या अभिप्राय है कि संस्कृति का जो भाव है, संस्कृति के जो मूल्य हैं,
वे किसी के विरोध में नहीं पड़ते। संस्कृति के जितने गुण होते हैं, न्याय, दया, करुणा, अहिंसा, ये सारे के सारे जो गुण हैं, ये केवल भारत के लिए नहीं है। आप पाकिस्तान में चले जाएं, रूस में चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, किसी और देश में चले जाएं, वहां भी इन्हीं गुणों के आधार पर संस्कृति का मूल्यांकन किया जा सकता है, संस्कृति के स्वरूप को समझा जा सकता है। इसलिए संस्कृति किसी एक देश की बपौती नहीं होती, किसी एक देश तक सीमित नहीं होती। हाँ, इतना अवश्य है कि किसी विशेष देश में रहने वाले आचार्यों और मनीषियों के माध्यम से, अपनी साधना के माध्यम से जो सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियां की जाती हैं और साधना की चरम परिणति के रूप में जो उपलब्धियां ली जाती हैं, वे संस्कृति के अंतर्गत आती हैं। और ऐसी सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियां किसी धर्म जाति के साथ जुड़ करके नहीं रहती। उन सबसे अलग हट करके व्यक्ति उस संस्कृति के स्वरूप को अपने साथ जोड़ करके रखता है। तो जब तक संस्कृति का वह स्वरूप अविरोधी नहीं होता, तब तक वह स्वीकृत नहीं होता। अगर हम कोई कहें कि ये भाव है, ये भाव भारत में तो है, पाकिस्तान में नहीं होगा, अमेरिका में नहीं होगा, नहीं। संस्कृति का जो स्वरूप यहाँ स्वीकृत है, वही स्वरूप यदि दूसरे देशों में भी स्वीकृत है, तब तो वह संस्कृति का गुण है। अगर दूसरे देशों में स्वीकृत नहीं होता, अगर उसमें विरोधाभास की स्थिति आती है, तो वह संस्कृति नहीं हो सकती। संस्कृति के सभी पक्ष मानव से संबंध रखते, परस्पर विरोधी धारणाएं रखने वाले देश और समाज वास्तव में तभी आगे बढ़ पाएंगे जब मनुष्य के साथ मनुष्य की भांति व्यवहार होगा, और तभी वास्तव में मनुष्य के भीतर मनुष्यता की प्रतिष्ठा भी होगी। जब आप मानव को मानव के रूप में नहीं देखेंगे, तो स्वाभाविक है कि आप उसे उस स्तर, अपने स्तर तक भी नहीं ले जा रहे हैं जो आपका अपना स्तर है। तो जब मनुष्य आपके स्तर के अनुरूप ही आप उसे नहीं अनुभव कर रहे हैं, उसे नहीं मान रहे हैं, तो फिर आप उसे मनुष्य के स्तर पर न देख करके किस गुण का परिचय दे रहे? संसार में जो व्याप्त अव्यवस्था है, विरोध है, संघर्ष है, अराजकतापूर्ण वातावरण है, इस सब आदि को देख करके लोग बहुत घबरा जाते हैं। भविष्य के प्रति निराशा का भाव जागृत होने लगता है। ऐसे व्यक्तियों के प्रति कवि रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत भावुकतापूर्ण वाणी में यह अभिव्यक्त करते हैं कि उन लोगों को जीवन की घटनाओं से शिक्षा लेनी चाहिए और इसी दृष्टि से जीवन क्रम पर विचार करना चाहिए। ये लोहार की दुकान में जैसे दिन रात लोहा पीटने की कर्कश ध्वनि होती है, उसमें राख और कोयले के ढेर रहते हैं तथा धूल धक्कड़ का वातावरण रहता है। आप इस बाहरी वातावरण में खो मत जाइए। ये भी तो सोचिए ये सब क्यों हो रहा है। यहां अंततोगत्वा क्या सामग्री तैयार की जाएगी। इस दुकान में लोहा पिघलाकर, पीटकर, खींचकर वे तार तैयार किए जा रहे हैं जो वीणा पर कसे जाएंगे और अंततः संगीत की मधुर ध्वनि उत्पन्न करके हमारे कर्णेंद्रियों को तृप्त और भावुक मन को आह्लादित कर सकेंगे। उपद्रवों से परिपूर्ण इस संसार को भी आप इसी दृष्टि से देखने का प्रयत्न कीजिए। ठीक है, यहाँ उपद्रव हैं, लेकिन उपद्रव हमेशा नहीं रहने वाले। यह भी एक लोहार की दुकान है जिसका बाह्य अशिव प्रतीत होता है, लेकिन इस अशिव के पीछे शिव की छटा विद्यमान है। बाहरी रूप भले ही वो कल्याणकारी प्रतीत न होता हो, लेकिन उसके अंततः उसके माध्यम से जो प्राप्त होगा वह कल्याणकारी होगा। आज संसार में युद्ध, संघर्ष, कूटनीति के दांव पेच, राजनीति के छल छल, शक्ति के बल पर विरोध का दमन और असमर्थ का शोषण आदि का बोलबाला है। परंतु एक दिन वह आएगा जब वीणा के तारों की तरह इनके भीतर से लोक कल्याणकारी छवि का आविर्भाव होगा। मानव सुख शांति का अनुभव करेगा। मनुष्य के विकास की यही कहानी है। अराजकता, अशांति और फिर व्यवस्था और शांति, और पुनः फिर वही चक्र, यह आज तक चलता रहा है। भविष्य में भी निरंतर अबाध गति से यही चक्र चलता रहेगा। एक दिन ऐसा होगा जब मानव अपनी चेतना के पूर्ण विकास की सीमा का संस्पर्श प्राप्त करके कृत्यकृत्य हो जाएगा। मानव संस्कृति भी इसी कोटि का प्राप्तव्य है। कष्टों और प्रतिकूलताओं के मध्य
मानव अपनी उदात्तता का दर्शन करके उन पर विजय प्राप्त करता आया है। आगे भी वह इसी मार्ग पर अग्रसर होता जाएगा। व्यक्ति सीमा में यह अंतर्राष्ट्रीयता की सीमा तक आ गया है, परंतु संस्कृति के आगे राष्ट्र का विश्लेषण लगाने से उस मोह को, क्योंकि वह नहीं छोड़ पाता है। जब हम कहते हैं भारतीय संस्कृति, हम संस्कृति के साथ किसी ना किसी देश के साथ जोड़ देते हैं उससे, जबकि हम क्या चाहते हैं कि केवल किसी देश की संस्कृति की अपेक्षा उसे मानव संस्कृति का रूप दिया जाए, और उस मानव संस्कृति को यदि हम स्थापित कर पाएंगे तभी हम वास्तव में संस्कृति के स्वरूप को पहचान सकेंगे। अब यहाँ एक आशावादी दृष्टि है इसकी, कि जिस आशा के माध्यम से हम इस सारे संघर्ष में से भी कहीं न कहीं कुछ अच्छा ढूंढने की चेष्टा करते हैं। अब यही मान्यता जैसे ग्रंथों के माध्यम से अवतार की मान्यता आती है। जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। अब यहाँ इसी तरह से गीता में भी कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब कभी भी इस प्रकार के कृत्य होंगे, उस स्थिति में कोई न कोई ऐसी शक्ति उस सब के विनाश के लिए, उस सब के समाप्ति के लिए आगे बढ़ेगी और पुनः वह परिवर्तन होगा। और ये संस्कृति के प्रति यही आशा का भाव हमारे भीतर हमें एक आशा का स्वरूप जागृत करता है। भिन्न भिन्न देशों और भिन्न भिन्न जातियों के मनुष्यों ने उस परम सत्ता का साक्षात्कार अपने अपने विकास के स्तर पर किया है। प्रत्येक की अनुभूति भले ही अपूर्ण रही, लेकिन जो सत्ता जिसकी अनुभूति वे कर रहे थे, वह सत्ता सत्य थी। उस सत्य सत्ता की अनुभूति कर रहे थे, भले ही वह अधूरी थी, अपूर्ण थी, पूर्ण नहीं थी। वे साक्षात अनुभूतियां उनके धर्म का आधार बनी। इस प्रकार विभिन्न धर्मों का भी प्रचलन हुआ और धर्म परस्पर विरोधी न होकर के एक दूसरे के पूरक बनते हैं। जब हम अलग अलग धर्मों की बात करते हैं, ठीक है कि एक धर्म, एक पंथ, एक मार्ग, एक संप्रदाय एक विशेष विचारधारा के साथ जुड़ जाता है, लेकिन ये धर्म अलग अलग तब हैं, विविध विचारधाराओं से जुड़े हुए तब हैं जब व्यक्ति किसी विशेष धर्म के साथ अपने आप को जोड़ देता है और अपने धर्म की संस्थापना के लिए, अपने पक्ष को बड़ा करने के लिए दूसरे धर्म को छोटा करने की चेष्टा करता है, तो उस संदर्भ में संघर्ष होता है। वस्तुतः धर्म धारण करने योग्य होता है। धर्म भी मूलतः विरोधी नहीं हुआ करता, लेकिन जो धारणाएं आज समाज के भीतर धर्म के आधार पर चल पड़ी हैं, वे केवल बाहरी दृष्टि से उन धारणाओं के रूप में हम देखते हैं कि बाहरी धारणाएं हैं जो धर्म के विरोध के रूप में दिखाई देती हैं। इसलिए जो पंथ हैं, जो मार्ग हैं, लक्ष्य एक ही है, ये साधन है अलग अलग, साध्य हमारा एक ही है। साध्य क्या है? परस्पर मनुष्य के भीतर मैत्री भाव। मैत्री भाव की उपलब्धि मनुष्य का सर्वोत्तम प्राप्य है। संस्कृति इसी लक्ष्य की प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण साधन है। विरोधी होकर वह अपने कर्तव्य पथ से च्युत हो जाती है। वह मैत्री भाव विश्वजनीन भाव में जितनी सहायक होती है, उतनी ही सार्थक और महान बन जाती है। और ये ठीक भी है, क्योंकि श्रेष्ठ लक्ष्य परस्पर विरोधी हो ही नहीं सकता। जब हमारा लक्ष्य श्रेष्ठ है, तो हमारे लक्ष्य एक दूसरे के विरोध में नहीं होते। सामान्य व्यक्ति जो एक विशेष पंथ या धर्म से जुड़ा हुआ है, वे दूसरे धर्म के किसी विशेष व्यक्ति के साथ विरोध का भाव दिखाई दे सकता है वहां, लेकिन वहीं जो श्रेष्ठ ऊपर के स्तर पर जो लोग हैं, जो वास्तविक उस धर्म के साथ जुड़े हुए हैं, वे कभी भी एक दूसरे के साथ विरोध की भावना नहीं रखते। जातियों और समूहों की संकुचित सीमाओं को तोड़कर मनुष्य की विजय यात्रा अविराम गति से प्रगति की ओर बढ़ती जा रही है। मानव सर्वथा अजेय है। मनुष्य ने प्रकृति की प्रत्येक शक्ति और बाधा पर विजय प्राप्त की और
उस बाधा पर विजय प्राप्त करने के उपरांत वह अपना विकास करता रहा है। उस विकास में उसने कई अस्त्र शस्त्रों का निर्माण किया। अब अस्त्र शस्त्र निर्मित कर लिए, लेकिन अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करने के उपरांत उन अस्त्र शस्त्रों को नियमित करना, उन पर नियामक बनकर के बैठना, उनका दुरुपयोग नहीं हो। ये संस्कृति सिखाती है कि हम अपने अस्त्र शस्त्रों का दुरुपयोग नहीं करें, उन पर नियंत्रण रखें। और यदि हम नियंत्रण नहीं रखेंगे तो स्वाभाविक है कि वे अस्त्र शस्त्र हिंसा के रूप में उनका उपयोग होगा और वे हिंसा करेंगे, और उस हिंसा के आधार पर हम किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक स्वरूप की परिकल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि मनुष्य की मनुष्यता पूज्य है। मनुष्य के श्रेष्ठ गुण ही हैं जो उसे मानवेतर प्राणियों से अलग करते हैं। पशु पक्षियों से मनुष्य अलग है। ये मनुष्य के जो मानवीय मूल्य हैं, यही मूल्य हैं जो उसे पशु पक्षियों से पृथक करते हैं। साहित्य, धर्मनीति, राजनीति, ये सब हमारे साधन हैं। मनुष्य की सर्वांगीण उन्नति ही हमारा साध्य है। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारी सर्वांगीण बहुपक्षीय उन्नति, प्रगति और सबके अस्तित्व की सफलता मनुष्य के लिए। हम प्रगति किसके लिए कर रहे हैं? किसी वस्तु के लिए नहीं प्रगति हो रही है। वस्तुतः प्रगति होती है मानव के विकास के लिए, और मानव का विकास किसके माध्यम से हो सकता है? यदि मानव के भीतर के जो विचार हैं वे संस्कृत हों। सभ्यता को संस्कृति का नाम नहीं दिया जा सकता। सभ्यता निरंतर परिवर्तनशील बुद्धि जन्य ज्ञान पर आधारित है। हमारी बुद्धि के माध्यम से हम अलग अलग प्रकार के सभ्यता के पड़ावों को पार करते हैं और देखते हैं, निकलते हैं। मानव की अहितकर वृत्तियां भी उस सभ्यता के भीतर हमें दिखाई दे जाती हैं, जिसमें देश काल सापेक्ष विचारधारा बाह्य समाज को कुछ समय के लिए प्रभावित कर सकती है, अथवा जिसमें किसी वर्ग विशेष के विकास अथवा ह्रास की स्वार्थ प्रेरित भावना बलवती दृष्टिगत हो सकती है। बाह्य दृष्टि से जो भला व्यक्ति दिखाई दे रहा है, सभ्य दिखाई दे रहा है, ये आवश्यक नहीं कि वो संस्कृत भी हो। बाहरी दृष्टि से हमें लगता है कि बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन अच्छा आदमी होने का मतलब ये नहीं है कि वह अच्छे विचारों वाला भी है। बाहरी रूप में दिखाई दे रहा है, लेकिन जो व्यक्ति संस्कृत है वो सभ्य अवश्य होगा। इसका अभिप्राय क्या है कि जो संस्कृति है और जो संस्कृत व्यक्ति है, इन सब से बेहतर है, इन सब से श्रेष्ठ है। व्यक्ति संस्कृति हमारे आध्यात्मिक उत्कर्ष से संबद्ध करती है। आध्यात्मिक उत्कर्ष हमारे भीतर का उत्कर्ष है, बाहरी उत्कर्ष नहीं है। ये जब संस्कृति के साथ जुड़ करके हम अपने भीतर के उत्कर्ष की बात करते हैं, तभी हम वास्तव में विकास कर रहे होते हैं। हमारे ऋषियों, मनीषियों आदि की धार्मिक दृष्टि से की गई साधनाओं की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियां, दार्शनिक विचारधारा के अद्वितीय सर्वोत्तम निष्कर्ष, साहित्य एवं कला के क्षेत्र में चिंतन की चरम परिणतियां, सामाजिक आचार नीति के शाश्वत अपरिवर्तनीय सिद्धांत, अपनी सार्वदेशिक एवं सार्वकालिक व्यवहारिता की दृष्टि से के अनुरूप संस्कृति का अविभाज्य अंग बन जाते हैं। अर्थात संस्कृति की जो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है, और यदि वास्तविक रूप से विश्व जनीन संस्कृति की बात हम करते हैं, तभी हम समूचे विश्व के भीतर हम कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, समूचे विश्व को परिवार के रूप में देखते हैं। और परिवार के रूप में कब देखते हैं? जब समूचा विश्व हमारे लिए आर्यत्व की भावना से, नोबिलिटी की भावना से, श्रेष्ठता की भावना से भरा होता है, तब हम उसे एक परिवार के रूप में स्वीकृत कर सकते हैं। संस्कृति के विविध रूप भारतवर्ष में विविध मार्गों से इस प्रकार बहते चले आ रहे हैं कि उनका उद्गम जान पाना बहुत कठिन कार्य है।
अनेक रूपों में एकत्व को दृष्टिगत करने की प्रवृत्ति ही हमारी संस्कृति की विशेषता है। मानव का जीवन अनादिकाल से अनेक प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करता हुआ अपने परम लक्ष्य की ओर अग्रसर है। ब्रह्मांड आश्चर्यजनक है, किंतु मनुष्य की अंतर्चेतना और भी विस्मयकारी है। मनुष्य इस ब्रह्मांड के भीतर जो निहित तत्व हैं, उन्हें भी जान लेने की क्षमता रखता है। हम देखते हैं कि आहार, निद्रा, भय, मैथुन आदि ये शारीरिक आवश्यकताएं मनुष्य की भी हैं, पशु की भी हैं। मनुष्य और पशु इन दोनों दृष्टियों से समान हैं। मनुष्य वस्तुतः पाश्विक आवश्यकताओं पर विजय प्राप्त करके ही मनुष्य का कहलाने का अधिकारी होता है। जब पाश्वी स्तर से बाहर निकल आता है मनुष्य और अपने अंतःकरण के आधार पर अपने विकास की ओर बढ़ने लगता है, तब वह पशु से अलग होता है। अन्यथा मनुष्य और पशु में कोई सामान्य कोई विरोध नहीं दिखता, अलगाव नहीं दिखता, क्योंकि मनुष्य की शारीरिक आवश्यकताएं उसे जन्म से प्राप्त होती हैं। इस कारण शारीरिक आवश्यकताओं के से सर्वथा वह मुक्त नहीं हो पाता। पशु और मनुष्य की आवश्यकताएं जन्म से उन सबकी बराबर हैं, और उन आवश्यकताओं के साथ तो मनुष्य भी जुड़ा हुआ है, उससे अलग हट नहीं रहा है। लेकिन मनुष्य दो प्रकार के कर्तव्यों से करने पड़ते हैं। वह अपने भीतर की वृत्ति को भी शांत करना पड़ता है उसे। वह उत्थान करना चाहता है अपना, और अपने उत्थान के लिए पशु के स्तर तक वह नहीं सीमित रह सकता। उसकी मनोवृत्ति स्थूल से सूक्ष्म की ओर अग्रसर होती है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर प्रयाण करती है। समष्टि मंगल की दृष्टि से वह अनेक नियम भी बनाता है, आर्थिक, राजनीतिक, संगठन आदि जो उसकी सभ्यता के अंग है। अब हमने नियम बना दिए, लेकिन हम ये नियम बनाने के उपरांत किसी भी संस्था के नियम होते हैं और हम कहें कि नियम बन गए हैं, ये आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है। और नियमों में जब हम अपवाद रखते हैं तो संघर्ष का कारण बनते हैं भैया। प्रसाद ने कामायनी में इस संदर्भ में बड़ा स्पष्ट लिखा है, किंतु नियामक नियम न माने तो फिर नष्ट हुआ सब कुछ निश्चय जा। जो नियमों को बनाने वाला व्यक्ति है, ये यदि वही नियमों का पालन नहीं करता है तो वह कुछ भी ठीक नहीं रह सकता। तो सब समझ लीजिए कि सब कुछ भस्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। सभ्यता मूल रूप से बाह्य प्रयोजन की सामग्री है, जबकि संस्कृति आंतरिक आनंद से संबंध रखती है। मन ज्ञानेंद्रियों एवं कर्मेंद्रियों की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म होता है, और मन से भी सूक्ष्म है बुद्धि। आत्मा बुद्धि से भी सूक्ष्म है। बुद्धि का बाह्य वस्तुओं से संतोष हो सकता है, लेकिन आत्मा का बाहरी वस्तुओं से संतोष नहीं होता। हम बुद्धि के माध्यम से सोच लेते हैं ये वस्तु मुझे अच्छी लगती है, मैंने ले ली, लेकिन हमारी आत्मा उस बाहरी वस्तु से संतुष्ट नहीं होती, उसके लिए कुछ और चाहिए, और वही सूक्ष्मतम है। ज्ञान के माध्यम से मनुष्य बुद्धि पर नियंत्रण करता है, बुद्धि के माध्यम से मन पर नियंत्रण होता है, मन से इंद्रियों पर नियंत्रण होता है, और इंद्रियों पर नियंत्रण होने से व्यक्ति स्थितप्रज्ञ हो जाता है। जबकि इसके विपरीत है कि जबकि विषयों में आसक्ति रखने वाला व्यक्ति क्या है, वह काम का भाव उसके भीतर बढ़ने लगता है। जब काम का भाव बढ़ता है तो उसके भीतर क्रोध जागृत होता है, और जब क्रोध जागृत होता है तो उसके भीतर अविवेक आ जाता है, और जब अविवेक आता है तो उसकी स्मृति नष्ट हो जाती है, स्मृति भ्रष्ट हो जाता है, और स्मृति का नाश होने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाए तो मनुष्य के विनाश का वह कारण बनती है। तो हम अपनी बुद्धि को बचा करके रखना चाहते हैं, बुद्धि का नाश नहीं होना चाहिए, यही हमारा अभिप्रेत रहता है। हमारे आचार्यों के ने चित्त की चंचलता को दूर करने के लिए, हमारा मन बहुत चंचल होता है, इस चित्त की चंचलता को दूर रखने के लिए बहुत बल दिया, और इसी आधार पर एक योग विद्या का विकास हुआ। योगश्च चित्त वृद्धि निरोधा। योग किस लिए है? हमारी चित्त की वृत्तियों के नियंत्रण के लिए। और इसी योग के आधार पर जब हमने योग को और अधिक प्रचारित प्रसारित किया तो हमारा देश विश्व गुरु के स्तर पर भी पहुंच गया। वैराग्य और इंद्रिय निग्रह के माध्यम से
विश्व की अनेक समस्याओं के समाधान की संभावना भी दृष्टिगत होती है। वैराग्य की आवश्यकता के अतिरिक्त मनुष्य के ऊपर 3 ऋण भी हैं, और वे 3 ऋण क्या हैं? ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण। अब यहां ये जो 3 ऋण हैं, जब मनुष्य संसार में आता है उसे माता पिता उसे संसार में लेकर के आए हैं, तो मनुष्य के ऊपर ऋण है कि वह संसार में संतान की उत्पत्ति करे, और केवल संतान की उत्पत्ति नहीं करे, उसे पढ़ाए लिखाए और समाज के लिए उपयोगी बनाए, और समाज के लिए उपयोगी बना करके समाज को समर्पित करे। इसके उपरांत हमारे पास ज्ञान के भंडार हम साथ तो नहीं लेकर के आए, हमारे पास बहुत पहले ही ज्ञान का भंडार विद्यमान है। हमारे ऊपर दूसरा ऋण यह है कि उस ज्ञान के भंडार को हम संरक्षित करें। एक व्यक्ति पढ़ता है, दूसरा उसे पढ़ने के उपरांत दूसरे को पढ़ाता है, और जब हम दूसरे को पढ़ा रहे हैं तो उस ज्ञान का विस्तार कर रहे हैं, और ज्ञान के विस्तार के माध्यम से हम उस ऋषि ऋण से मुक्त होने की बात में। इसके उपरांत हमारे जो अलग अलग और ऋण हैं, वनस्पतियां हैं, खनिज हैं, वातावरण है, ये सब हम अपने साथ पहले नहीं लाए, हमारे से पहले ये साफ सुथरे थे। हमारे ऊपर ऋण है कि हम इस वातावरण को संभाल करके रखें। उस वातावरण को संभालने के लिए, इन वनस्पतियों को संभालने के लिए हमारे ऊपर एक और ऋण बना दिया गया है। इसका संरक्षण करें, कहीं किसी प्रकार का प्रदूषण न लाएं। उस प्रदूषण से बचने के लिए, उस प्रदूषण को दूर करने के लिए हमें अपने आचरण को उस रूप में ढालना पड़ता है, और तभी उस ऋण से हम मुक्त हो पाते हैं। तो देव ऋण से ऋण होने के लिए इस सब प्राकृतिक संसाधनों का हम केवल संचय न करें। हमारे पास ये प्राकृतिक संसाधनों के, मैंने कहा भाई नदियां आ गई हैं, ये तो सारी मेरी हैं, ये वृक्ष आ गई हैं तो सारे मेरे हैं, हम संचय नहीं करेंगे। ये सबके लिए हैं, सबके कल्याण के लिए हैं, बल्कि इनका उपयोग हम स्वयं करें, और स्वयं करने के उपरांत दूसरों के लिए भी उसी को उसी रूप छोड़ें। तो ये स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ते हुए हमारे पास एक भारत का एक संदेश है, अहिंसा का संदेश। ये बाकी देशों में नहीं मिलता। अहिंसा का भाव भी हमारे भीतर इस विश्व पटल के ऊपर अगर जो लाया गया है, भारत के माध्यम से, भारतीय संस्कृति के माध्यम से लाया गया है, ये हमारी सांस्कृतिक विरासत को एक पहचान देता है। इन आदर्शों से जब हम भटकने लगते हैं, इससे जब हम च्युत होते हैं, तो ये भटकाव हमारी अवनति का कारण बनता है, हमारी अधोगति का कारण बनता है। इसलिए हमारी चित्तवृत्तियों के संस्कार के माध्यम से जीवन की वास्तविकता से परिचित होना हमारे लिए अनिवार्य होता है। और केवल वास्तविकता से परिचित होना अनिवार्य नहीं है कि हम जीवन की वास्तविकता से परिचित हो गए। मैं कई बार अपने विद्यार्थियों से कहा करता हूं, मेरे पास किताबें हैं, पढ़ी हुई किताबें मुझे बोध नहीं दे रही हैं। किताबें जब तक मैं पढ़ता नहीं हूं उनका कोई लाभ नहीं है। मैंने किताबें पढ़ी हैं, लेकिन पढ़ने के उपरांत मैंने उन पर मंथन नहीं किया, उन पर विचार नहीं किया। और यदि मैंने उन किताबों पर विचार नहीं किया, मंथन नहीं किया, तो उनका कोई लाभ नहीं। हाँ, मैंने किताबें पढ़ भी ली, उन पर विचार भी किया, लेकिन विचार करने के बाद मैं उसे आचरण में नहीं लाया, मेरे व्यवहार में उसका कोई लाभ नहीं हुआ। और जब मैं उसे मंथन करने के उपरांत भी अपने व्यवहार में उन्हें नहीं लेकर के आ रहा हूं, तो उन किताबों का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। इसलिए ज्ञान का संरक्षण करना, ज्ञान को बचा करके रखना और आगे समाज को उस ज्ञान से परिचित करवाना, यह भी हमारा ध्येय होना चाहिए। हमारे चित्तवृत्तियों के संस्कार के माध्यम से हमें जीवन की परिस्थितियों से अवगत होना है, उससे परिचित होना है, और व्यवहार रूप में ढालना हमारी संस्कृति का लक्षण है। हमारा प्रत्येक परमाणु, एक एक कण जो सृष्टि का है, ये मानव के कल्याण के लिए संलग्न है। लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु। हमारी ये दृष्टि क्या है कि समस्त लोग सुखी हों। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हम समूची सृष्टि को, समूचे विश्व को, हम ये नहीं कह रहे हैं कि मेरे देश का प्राणी, मेरे मोहल्ले का प्राणी, मेरे घर का प्राणी कल्याण, उसका कल्याण हो।
जब सब लोग सुखी होंगे तो किसी भी देश का प्राणी उसके साथ सम्मिलित थे। रविंद्रनाथ टैगोर जब अपनी कृतियों की रचना करते हैं, उनकी कोई भी कृति किसी एक विशेष देश के साथ उसे सीमित करके नहीं देख सकते। जो भी व्यक्ति उसे पढ़ रहा होता है तो उसे पढ़ते हुए उसे लगता है कि मेरे ही देश के विषय में बात कर रहे। तो यहां जब लोक कल्याण की बात हम करते हैं, ये समन्वय की दृष्टि हमारे भारत की ही दृष्टि है, क्योंकि पश्चिम की जो दृष्टि है एक पक्षीय धारणा से बंधी हुई रह सकती है, लेकिन हमारे भारत की जो दृष्टि है वह समन्वय से जुड़ी हुई दृष्टि है। और हम निरंतर विश्व मानव के मंगल और सुखमय जीवन की कामना करने लगते हैं। जब तक मानव का मन चंचल है, बुद्धि राग और द्वेष से भरी हुई है, तब तक सत्य की उपलब्धि नहीं हो सकती। इस चंचलता को समाप्त कर रहा है, राग द्वेष को समाप्त कर रहा है। जब राग द्वेष समाप्त होगा तभी हम वास्तविक सत्य की ओर आगे बढ़ने की चेष्टा कर सकेंगे। मन को शांत करना और बुद्धि को विमल बनाना होगा। अगर मन में अशांति है, मैं अपने विद्यार्थियों से कई बार ये कहा करता हूं कि आपको एक कप दे दिया गया है, उस कप में आपने दूध पीना है, लेकिन कप बहुत गंदा है, आपके पास कुछ और वस्तु नहीं है जिसके माध्यम से उसे साफ किया जाए। उस कप को साफ करने के लिए आप दूध का भी उपयोग कर सकते हैं। कुछ थोड़ा सा दूध लेकर के उस कप को साफ करेंगे और कप को साफ करने के बाद उसी कप में आप वह दूध पी सकते हैं। इसलिए मन को शांत करना, उद्विग्नता को समाप्त करना। किसी भी स्थिति में जब हमें आनंद मिलता है, आनंद कब मिलता है? हम उद्विग्न हैं, बेचैन हैं, हमारी बेचैनी पहले समाप्त होगी तो आनंद प्राप्त करेंगे। तो पहले आज उस बेचैनी को समाप्त करना, अपने मन को शांत करना, और शांत करने के बाद उस आनंद के साथ जुड़ना। जब आप उद्विग्न होते हैं, बेचैन होते हैं, तो आप संगीत सुनना शुरू कर देते हैं। संगीत क्या करता है? पहले प्रक्षालित करता है आपके मन को, आपकी वृत्तियों को शांत करता है। और जब अपने आप में शांत हो जाते हैं, उसके उपरांत आप संगीत को जब सुनते हैं तो उसके माध्यम से आनंद ले सकते हैं। लेकिन शुरू में आनंद नहीं मिल रहा होगा। तो जब तक हमारी बुद्धि राग और द्वेष से भरी रहेगी, तब तक हम विकास नहीं कर पाते, हम वास्तविक सत्य की उपलब्धि नहीं कर सकते हैं। इसलिए मन को शांत करना, बुद्धि को विमल बनाना, पवित्र बनाना, यह हमारे लिए अनिवार्य है। मन की स्थिरता अभ्यास के माध्यम से आती है। हमें मन को स्थिर करना है। कैसे करेंगे? अभ्यास की माध्यम से मन को नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे। और बुद्धि की शुद्धि वैराग्य के माध्यम से होती है। इसी शुद्ध बुद्धि के माध्यम से आनंद प्राप्त होता है और उस आनंद के उपरांत परम सत्य की अनुभूति होने लगती है। सामान्य व्यक्ति की सज्जनता उसके सभ्य बने रहने में तभी सहायक होती है जब उसका परिवेश और उसके संपर्क सूत्र भी उसी के समान श्रेष्ठ हो। इसलिए भारतीय मनीषी केवल स्वयं सज्जन होने की बात नहीं करता। हम ये नहीं कहते कि हम केवल श्रेष्ठ हों। आप अभी कहीं घर बनाने लगते हैं, और जब घर बनाने लगते हैं तो घर बनाने से पहले देखते हैं उसके आसपास वातावरण, वहां कौन रहते हैं लोग। सज्जन लोग रहते हैं तो सज्जन लोगों के बीच में आप घर बनाना चाहेंगे। अगर वह लोकेलिटी आपको अपने आप में पसंद नहीं आती, आपके स्तर के लोग नहीं लगते, तो आप वहां घर नहीं बनाते। इसलिए हम अपने परिवेश को भी पहले श्रेष्ठ देखना चाहते हैं। और जब हमारा परिवेश श्रेष्ठ होगा, जब हम स्वयं सज्जन होंगे और सज्जनता का व्यवहार करने की चेष्टा करेंगे और उस परिवेश के साथ जुड़ेंगे, जो परिवेश हमारी दृष्टि के अनुरूप हमें प्रतीत होता है, जो हमें श्रेष्ठ लगता है, उस परिवेश को भी या फिर हम सज्जनता के रंग में रंगना चाहेंगे। हम कहते हैं दूसरे का भी उत्थान करो। अब यहाँ जिस प्रकार की धारणाएं चलती हैं कि भारतीय संस्कृति में, हम तो देखते हैं कि जो भारतीय सभ्यता है, इस विकास की स्थिति में अनेक लोग हैं जो पिछड़ गए, पीछे रह गए। हम जब विशेष अधिकार किसी को देते हैं, विशेष अधिकार देते हुए विशेष सहूलियतें दे रहे हैं, सुविधाएं दे रहे हैं। सुविधाएं क्यों दे रहे हैं? कि हम आगे बढ़ गए, लेकिन जो पीछे रह गए हों उनको भी हम सुविधाएं दे करके आगे ले जाएं। कम से कम वे हमारे बराबर आए, बराबर नहीं तो कम से कम नजदीक हो जाएं। तो उस रूप में उन्हें समीप लाने की चेष्टा करते हुए समाज के विकास की हम संभावना देखते हैं। तो अपने चतुर्दिक परिवेश को भी उसी सज्जनता के रंग में रंगा हुआ हम देखना चाहते हैं। और इसीलिए इसी से हमारा ध्येय शुरू होता है, समूचे विश्व को आर्य बनाने का। कृणवंतो विश्वमार्यम। आर्य का मतलब क्या है? आर्य
जातियों की बात करते हैं, मैं उस जाति की बात नहीं कर रहा हूं। आर्य का अभिप्राय है नोबल, श्रेष्ठ। यहां तक कि रावण ने भी अपनी पत्नी मंदोदरी को आर्य शब्द से संबोधन किया है। मंदोदरी स्वयं रावण को आर्य कहकर के संबोधित करती है, तो वहां श्रेष्ठ के रूप में उस आर्य शब्द को लिया जाता है। हमारी संस्कृति की महत्वपूर्ण अवधारणा है समन्वय, सामंजस्य की भावना। और इस समन्वय और सामंजस्य की भावना हमारे साहित्य, धर्म, कला, चिकित्सा, ज्योतिष आदि के माध्यम से ज्ञान के आदान प्रदान के आधार पर दृष्टिगत होती है। वैराग्य और स्वार्थ त्याग, कर्तव्य, संयम, आदर्श, अहिंसा, न्याय, दया, करुणा, सहिष्णुता आदि ऐसे सांस्कृतिक गुण हैं जिनके आधार पर मानव देश समाज की सीमाओं का अतिक्रमण करता हुआ वर्तमान समाज में व्याप्त घृणा, द्वेष, कलह एवं क्षुद्र स्वार्थों से दूर होकर विश्व कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। महात्मा गांधी प्रार्थना किया करते थे, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। तो वहां भी क्या है? समन्वय है, सबको सन्मति की बात, और वहां ईश्वर और अल्लाह दोनों के समन्वय की बात करते हैं, सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं। जाति धर्म के भेदभाव से मुक्त होकर के सबके लिए सद्बुद्धि की प्रार्थना करते हैं, सबको सद्बुद्धि प्रदान की जाए। राम त्याग के माध्यम से राम बनते हैं। जब अयोध्या से ये राज्य सिंहासन को त्याग करके जाते हैं और उस त्याग के भाव के आधार पर राम का अपना व्यक्तित्व मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में स्थापित होता है। और यदि वह त्याग नहीं होता, शायद हम उसकी चर्चा भी नहीं कर रहे होते। और इसी राम को तुलसी ने सगुण दशरथ पुत्र के रूप में चित्रित किया, और वहीं कबीर निर्गुण राम के रूप में चर्चा करते हैं। अब निर्गुण भी राम है, सगुण भी राम है, और स्वयं तुलसी स्वयं समन्वय साधक के रूप में कहते हैं, अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, उभय हरि भव संभव खेदा। कि राम निर्गुण हो या सगुण हो, अगर उस सब के माध्यम से संसार के खेद, संसार के कष्ट दूर हो सकते हैं, तो उनके माध्यम से उसकी उपयोगिता भी है। तो यहाँ समन्वय की दृष्टि हमारी रही है, और उसी समन्वय के आधार पर हम इस समाज के भीतर विरोध और विरोधाभासों से ऊपर उठ करके सर्वजन कल्याण की धारणा के माध्यम से मानव को और मानव समाज को आगे बढ़ाने की चेष्टा करते रहे। विश्व मानव संस्कृति का ये रूप संभव हो सकता है यदि प्रत्येक मनुष्य स्वयं में उन सांस्कृतिक मूल्यों को स्थापित करे, अपने भीतर उन सांस्कृतिक मूल्यों को ग्रहण करे, और ग्रहण करने के बाद उनका पालन भी करे, उसका व्यवहार भी करे। और यदि व्यवहार नहीं करता है तो उन सांस्कृतिक मूल्यों का कोई उपयोग नहीं रह जाता है। विश्व के प्रत्येक मानव के लिए अपेक्षित है संस्कृति का वह व्यावहारिक स्वरूप जिसके भारतीय परिवेश में विश्व मानवता के कल्याण का स्वप्न देखा गया है, जिसमें मानव जीवन के चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष एक निश्चित क्रम में आध्यात्मिक उत्कर्ष की ओर ले जाते हैं, जिसमें विश्व कल्याण की प्रार्थना की जाती है, जिसमें वसुधैव कुटुंबकम की उदार भावना सीमाओं का अतिक्रमण करती है और समूचे विश्व को एक परिवार के रूप में स्थापित करती है। गंगा की पवित्र धारा की भांति अनेक विदेशी आक्रमणकारी शक्तियां हमारे यहाँ आती रही हैं, लेकिन उन सब का सामना करने के उपरांत हमारी संस्कृति सहस्त्रों वर्षों से अपने आप में अविच्छिन्न रही है, प्रभावशीला है, छोटे बड़े के भेदभाव से ऊपर उठ करके जो एकात्मकता और प्रेम का संदेश देती है, स्नेह और करुणा का संदेश देती है, और यही जिसके प्राण तत्व हैं। और उसके प्राण तत्व हैं कर्मवाद का सिद्धांत, और कर्मवाद का सिद्धांत उसकी पहचान है। और कर्मवाद का सिद्धांत क्या है? कि जिसमें व्यक्ति कर्म करने के लिए तो स्वतंत्र है, कर्म करने की दृष्टि स्वतंत्र है, लेकिन कर्म का भोग करने की दृष्टि से परतंत्र है। आपने कर्म आपने किया, भोग कोई दूसरा नहीं भोगेगा, कर्म का भोग भी आपको स्वयं ही भोगना पड़ेगा। अर्थात अपने कर्मों के आधार पर अपने भविष्य का निर्माता व्यक्ति स्वयं है। पारस्परिक सहयोग की दृष्टि से
स्वार्थ का त्याग ही अधिक महत्व रखता है। जहां अनावश्यक सांसारिक पदार्थ के संचय की अपेक्षा नैतिक स्तर का उत्थान ही मनुष्य का प्रमुख ध्येय है। जहां स्वार्थ सिद्धि की अपेक्षा आत्म संयम एवं परमार्थ ही प्रमुख है। जहां अतिथि सत्कार, दान, परोपकार आदि के साथ साथ निष्काम भाव से शुभ कर्म करने की अपेक्षा है। जहां सत्य, अहिंसा, न्याय, धर्म, अस्तेय तप करने पर बल दिया गया है। जहां नैतिक गुणों के आधार पर ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति संभव है। ऐसी समन्वयशील दृष्टि से संबद्ध धारणाएं हमारी संस्कृति का स्वरूप है और इसी संस्कृति की अपेक्षा समाज के भीतर की जा सकती है, जिस संस्कृति के माध्यम से समाज का कल्याण हो। और इसमें एक कविता की कुछ पंक्तियां हैं जिसके माध्यम से मैं सांस्कृतिक स्वरूप को अभिव्यक्त करने की चेष्टा कर रहा हूं। इन धारणाओं को आचरण में लाए बिना संस्कृति के स्वरूप को आत्मसात नहीं किया जा सकता है। क्या करोगे? हमने प्राप्त तो कर लिया बहुत कुछ, हमने ये किया वो किया, लेकिन उस सब कुछ को करने के उपरांत हमने ग्रहण क्या किया, हमारे आचरण में क्या आया? शब्द के जंजाल से भ्रम को बढ़ाना चाहते हो, अर्थ की गंभीरता से मुंह चुराना चाहते हो। ज्ञान का अंतिम चरण है चरित्र का निर्माण करना, आचरण से ही न जो विद्वान बनकर क्या करोगे। व्यक्ति विद्वान बन गया है लेकिन उसके भीतर आचरण नहीं आया है, और जब तक आचरण में वह सब कुछ नहीं आता है तो उस विद्वत्ता का कोई लाभ नहीं रह जाता है। तो संस्कृति के इस स्वरूप को हम अपने भीतर आत्मसात करें, और यदि इस स्वरूप को संस्कृति के हम आत्मसात कर लेते हैं, उसके आधार पर अपने जीवन में आचरण करते हैं, तो इस आचरण के माध्यम से विश्व कल्याण की, समाज कल्याण की, परिवार कल्याण की सब प्रकार की संभावनाएं दृष्टिगत हो सकती है। अब आप अपने प्रश्न। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने मानव और संस्कृति के लगभग सभी पहलुओं से हमें अवगत करवाया। अब किसी का कोई क्वेश्चन हो पूछने के लिए? सर, आपने बहुत ही विस्तृत रूप से संस्कृति और मानव का जो संबंध बताया है। मतलब कि मैं तो साइंस की स्टूडेंट हूँ, तो बहुत कोशिश करके जो मैंने समझने की कोशिश की है वो ये कि वासुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व ही हमारा परिवार है, मतलब कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। बहुत वास्ट लेवल पे आपने बात की है, पर ये भी ठीक है कि अभी तक हम जो संस्कृति को देश के साथ जोड़कर ही देखते रहे हैं। मतलब कि देश की संस्कृति और जैसे हमारी इंडिया वैल्यूज एंड इंडिया संस्कृति की हम बात करते हैं तो हम ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। आपने जो उसका नया पर्सपेक्टिव दिया है तो थोड़े और विचार अच्छे से सोचने का मौका मिला है। मतलब कि मुझे भी लग रहा है कि मंथन करना चाहिए, क्योंकि मानव धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। बहुत अच्छी आपने जो बात कही है कि जो फ्रीडम है, कि पशु पक्षियों में भी फ्रीडम होती है और मनुष्य में भी फ्रीडम की हम बात करते हैं। आजकल की तो जो आधुनिक मॉडर्न जनरेशन है वो हमेशा फ्रीडम की ही बात करती है कि हमें फ्रीडम चाहिए, और असली फ्रीडम तो पशु पक्षियों के पास होती है। अगर वो वैसी आप फ्रीडम चाहते हैं कि वो कहीं भी खुले में शौच कर सकते हैं या कुछ भी खुले में कर सकते हैं, अगर वो आप चाहते हैं तो आप सभ्यता और संस्कृति और आचरण से बहुत दूर हैं। और अगर हमें असलियत में मानव मूल्यों को समझना है तो हम फ्रीडम की बात नहीं कर सकते, क्योंकि हमें अपने मन को कंट्रोल करके एक शुद्ध आचरण हमें करना होता है। और उसके लिए आपने मन की बात कही है कि मन को कंट्रोल करना चाहिए, माइंड। बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं कि नहीं समझ पाते, वो माइंड और ब्रेन और मन और बुद्धि को एक ही समझ लेते हैं, जबकि
मन हमारा बहुत दूर तक उछलता कूदता है, और अक्सर कहते हैं कि शुद्ध आचरण के लिए और शुद्ध बुद्धि या कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए माइंड को ही कंट्रोल करना चाहिए, और अक्सर हमारा माइंड ही हमारा मास्टर बना रहता है, जबकि हमें माइंड का मास्टर बनना चाहिए। और बहुत सारी अच्छी बातें की हैं सर आपने, जो हम बताया कि सभ्यता को संस्कृति का नाम नहीं दिया जा सकता, सभ्यता बदलती रहती है। मेरे ख्याल से सभ्यता की परिभाषा भी हर युग में थोड़ी थोड़ी एवोल्यूशन होता रहता है उसमें ना। तो इसी तरह क्या सर ऐसा है कि संस्कृति में भी नई चीजें जुड़ती रहती हैं, ऐसा कुछ? संस्कृति निश्चित रूप से विकासशीला होती है, लेकिन जो कुछ भी जुड़ेगा संस्कृति में वह अविरोधी होगा। उस संस्कृति के स्वरूप, उस तत्व को आप किसी भी देश में लागू कर दें, उसमें कहीं किसी प्रकार का विरोध दिखाई नहीं देगा। सभ्यता की बातें हैं जहां कहीं कहीं अपने अपने स्वार्थ हावी हो सकते हैं, वहां टकराव हो सकता है, सभ्यता की दृष्टि से टकराव हो सकता है, स्थितियों में टकराव हो सकता है, लेकिन संस्कृति में कभी टकराव नहीं होता। संस्कृति अविरोधी होती है, संस्कृति एक ही है। विश्व संस्कृति, मानव संस्कृति। आपने विज्ञान के विद्यार्थियों तो लगता है नहीं कि आप विज्ञान साहित्य के साथ परिचित नहीं, आपका तो बहुत अच्छा ज्ञान है और हिंदी को आपने बहुत अच्छी तरह से आत्मसात किया है इस रूप में। तो मैं तो वास्तव में देखा हूं कि आपने बहुत गहराई के साथ इसको आत्मसात ही नहीं किया, उसे अभिव्यक्त भी किया है और उस शुद्ध हिंदी में अभिव्यक्त किया है। मैं वास्तव में कह सकता हूं कि आपने केवल विज्ञान नहीं पढ़ा, और विज्ञान का विद्यार्थी जब किसी भाषा के साथ जुड़ता है तो स्वाभाविक है वैज्ञानिकता के साथ जब हम भाषा के साथ जुड़ते हैं तो तर्क के साथ बात करते हैं। तो विज्ञान का तर्क भाषा के साथ जुड़ जाता है। हम हिंदी भाषा में भी हम विज्ञान होता है भाषा का, हिंदी में भी भाषा का विज्ञान पढ़ते हैं। तो भाषा के विज्ञान को पढ़ते हुए भाषा के विविध स्वरूपों को समझने की चेष्टा उसके माध्यम से भी की जाती है। और जो विज्ञान का विद्यार्थी है वह वास्तव में एक तार्किक दृष्टि के साथ उस किसी भी बात को समझ लेता है। आप हैरान होंगे कि डॉक्टर मदान, जिन पर मैंने आलोचना की थी, उनकी आलोचना थी, वो भी अपने आप में हिंदी में उन्होंने पीएचडी की थी, लेकिन अंग्रेजी के विद्यार्थी थे और अंग्रेजी भाषा में ही अपना थीसिस लिखा था। तब उस समय में पंजाब यूनिवर्सिटी में ही वाज सेकंड पीएचडी इन द कंट्री। पहले पीएचडी थे परशुराम चतुर्वेदी और भारतवर्ष के दूसरे पीएचडी थे डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। और उन्होंने भी जो अपने आप में हिंदी साहित्य को अपने आप में इंग्लिश में उसकी आलोचना करते हुए लिखा था। ये एक ट्रू एग्जाम्पल है सर, जो अब एनईपी आने वाले टाइम में बात करती है। एक ट्रू एग्जाम्पल है कि इंग्लिश में थे और विद्यार्थी थे और हिंदी में उन्होंने अपनी पीएचडी की। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक। सर मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जो श्रोतागण है वो आपके विचारों पर मंथन करेंगे और उसको अपने व्यवहार में भी लाने की कोशिश करेंगे। मैडम मेगलानी, कोई प्रश्न? सर, हमारी संस्कृति जो है वो आधुनिक टेक्नोलॉजी के कारण चेंज हो रही है, तो हम ऐसा क्या करें कि अपनी संस्कृति से भी जुड़े रहें और टेक्नोलॉजी से भी जुड़े रहें? संस्कृति चेंज नहीं हो रही। हम संस्कृति के संदर्भ में जो विचार रखते हैं, हमारे विचारों में परिवर्तन आ रहा है। संस्कृति कभी परिवर्तनशील नहीं होती। संस्कृति के जितने गुण, जैसे मैंने आपसे बात की, न्याय है, दया है, करुणा है, सहिष्णुता है, क्या इसमें कहीं कोई परिवर्तन होगा? नहीं परिवर्तन होगा। और अगर इसमें परिवर्तन होगा तो वो संस्कृति नहीं होगी। अगर कहीं परिवर्तनशीला होगी तो संस्कृति नहीं होगी। कोई और विचारधारा हो सकती है, कोई मार्ग हो सकता है, पंथ हो सकता है, उसमें व्यक्ति अपने हित की दृष्टि से कहीं परिवर्तन कर लेता है। जैसे कबीर के संदर्भ में आपने कभी पढ़ा हो, तो कबीर अपने आप में जब बात करते थे,
उन्होंने जो कुछ रूढ़ियों का विरोध किया, उन रूढ़ियों का विरोध करते हुए कहीं किसी प्रकार से तंत्र मंत्र आदि के साथ वो नहीं जुड़े रहे। लेकिन कबीर के शिष्यों ने अपने इष्ट को महत्वपूर्ण दिखाने की दृष्टि से कबीर के नाम से बहुत से मंत्र गढ़ लिए। चूल्हा परोसने का मंत्र, दातुन करने का मंत्र, इस तरह के मंत्र उन्होंने ला करके, मूल रूप में हुआ क्या कि जो ये लोग इनके साथ जुड़े, उन्होंने, होता क्या है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक बहुत अच्छा निबंध लिखा, घर जोड़ने की माया। अब जो पंथ प्रारंभ करने वाला व्यक्ति होता है, प्रारंभ वो नहीं कर रहा है वस्तुतः, लेकिन उसके मार्ग पर चलने वाले लोग अपने इष्ट को अधिक महत्वपूर्ण दिखाने की दृष्टि से उसे आगे बढ़ा चढ़ा करके दिखाने की चेष्टा करते हैं। हम उसके चश्मे, उस रंग से अपने चश्मे के रंग को रंग लेते हैं और हर वस्तु में ये देखते हैं कि इस रंग की से रंगी हुई दृष्टि क्या इसमें दिखाई देती है। हम नहीं दिखाई देती तो हम उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। तो रंगे हुए चश्मे से जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रंगा हुआ तो दिखाई दे रहा है, लेकिन जब वही वस्तु अगर आप स्पष्ट दृष्टि से देखने की चेष्टा करेंगे, साफ चश्मे से देखने की चेष्टा करेंगे, तो आपको वह साफ दिखाई देगी। तो यहाँ घर जोड़ने की माया है। यहाँ जब अपने अपने इष्ट को प्रमुख स्थान दिलाने की दृष्टि से, अब यहाँ जिस रूप में हम कई तरह के कहना नहीं चाहता हूं मैं, इस तरह के किसी पंथ को या किसी संप्रदाय को आगे बढ़ाने के लिए, उसके लिए हम धर्म परिवर्तन करवा दिया, कुछ और करवा दिया, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, तो ये कोई संस्कृति नहीं है, ये संस्कृति का अंग नहीं है। ये सारे के सारी जो बातें हैं सिर्फ अपने स्वार्थ की दृष्टि से अपने साथ अपने जोड़ों को, लोगों को आप जोड़ना चाहते, अपनी भीड़ को बढ़ाना चाहते। तो जो भीड़ को बढ़ाने वाले लोग हैं वो किसी प्रकार से वास्तविक दृष्टि से कोई दिशा देने वाले नहीं होते। जो जिस किसी भी तरह से खरीद करके भीड़ बढ़ा ली, किसी को कुछ और लालच देकर के भीड़ बढ़ा ली, इस तरह के लोग कभी भी आपको सही मार्ग दिखाने वाले नहीं हो सकते। जो सही मार्ग दिखाता है, जो संस्कृत दृष्टि से चलता है, संस्कारित होकर के चलता है और संस्कारित होकर के उस मार्ग के माध्यम से आप स्वयं भी जुड़ता है उसके साथ और आपको भी जोड़ने की कोशिश करता है, तो वह व्यक्ति आपको भटकाता नहीं है। लेकिन जो आपको भटका रहा है, आप आज इसने आपको कुछ पैसे दे दिया, आप उसके साथ जुड़े, कल दूसरा कोई और पैसे देगा, उसके साथ जुड़ जाएंगे, तो स्वाभाविक है कि वहां कोई बिकाऊ हो गए ना। हमें बिकाऊ नहीं बनना। हाँ ठीक है, टेक्नोलॉजी आई है। टेक्नोलॉजी किस लिए आई? आप इस माध्यम से, जैसे अन्यथा जिस सेमिनार करते थे तो हम लोग आते थे, मिल लेते थे। अब ये वेबिनार का आयोजन हमने कर लिया, इस टेक्नोलॉजी का हमने उपयोग किया, सही दृष्टि से किया, ना मुझे आना पड़ा ना आपको किसी और प्रकार से कुछ और चक्कर में पड़ना पड़ा। हम यहाँ बैठे हुए आपस में चर्चा कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये टेक्नोलॉजी, ये हमारा साधन है, साध्य नहीं है। वेबिनार आयोजित करना और उसके माध्यम से दिशा देना ये साध्य हो सकता है, लेकिन वेबिनार किस प्रकार से आयोजित करना है, वेबिनार के माध्यम से ये साधन तो बन गया, लेकिन इसके माध्यम से जो विचार दिए जा रहे, हमारा वेबिनार आयोजित करने का लक्ष्य क्या था? इस विषय पर कुछ लोग जानकारी प्राप्त कर सकें, उसके साथ जुड़ सकें और उसके आधार पर उनके भीतर जिज्ञासा जागृत हो और उस जिज्ञासा से जागृत हो जाने के उपरांत उसके अनुरूप चिंतन करे, मनन करे, अपने जीवन में उसे व्यवहार में लाएं। तो यहां टेक्नोलॉजी जो है ये लक्ष्य नहीं है। हम कहीं जाना चाहते हैं, बस का सहारा लेते हैं, बस में चढ़ करके या गाड़ी में चढ़ करके, जहाज में चढ़ करके जा रहे हैं, वो साधन है, साध्य नहीं है। लक्ष्य कोई और है, जहां जाना है वो लक्ष्य कुछ और है। इसलिए इसी प्रकार के जितने पंथ हैं, जितने संप्रदाय हैं, जितनी सारी विचारधाराएं हैं, ये सारे अलग अलग साधन हैं। इन साधनों के माध्यम से सांस्कृतिक लक्ष्य तक पहुंचने की चेष्टा हम कर सकते हैं। ये विचारधाराएं हैं जो आपको किसी एक दिशा की ओर ले जाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अगर कोई विचारधारा किसी के विरोध में नहीं पड़ रही है और समाज को सही दिशा दे रही है, उस सही दिशा देने वाली विचारधारा के साथ आप जुड़ सकते हैं। और उसके, मैंने केवल ये भी नहीं कहा कि साधनाओं का जो संस्कृत स्वरूप है, हमारी साधना एक श्रेष्ठ साधना है
और श्रेष्ठ साधनाओं में भी जो हमारी श्रेष्ठ उपलब्धियां हैं, हमने उसे संस्कृति कहा है। केवल श्रेष्ठ साधनाओं को भी हमने संस्कृति नहीं कहा। श्रेष्ठ साधनाएं करने के उपरांत जो हमने श्रेष्ठ उपलब्धियां प्राप्त की और उन उपलब्धियों के माध्यम से समाज को हमने जो ज्ञान दिया, जो दिशा निर्देश दिया, उस आधार पर यदि हम समूचे विश्व को अविरोधी रूप में विकास की ओर ले जा सकते हैं, तब वो संस्कृति है। अगर अविरोधी रूप में हम विकास में नहीं ले जा सकते, अगर कहीं विरोध का कोई भी अंश उसके साथ जुड़ता है, तो वो संस्कृति का हिस्सा नहीं है। मानव के उत्थान के लिए मतलब कि जो भी जैसे नई टेक्नोलॉजी है, ये वासुदेव कुटुंबकम को बहुत सार्थक करती है, ये पूरे विश्व को एक जगह जोड़ देती है। और उसके बाद अगर हम कुछ सार्थक और कुछ पॉजिटिव करते हैं, सर कहना चाहते हैं वो संस्कृति है। जहां मानव मूल्य बढ़ रहे हैं वो हमारी संस्कृति है, अगर हम उसे पॉजिटिव वे में लेके जाते हैं, प्रोग्रेसिव सोच रखते हैं। देखिए, मानव मूल्य भी ना परिवर्तनशील होते हैं। जो मानव मूल्य है, मनुष्य के मूल्य, आज एक विचारधारा के साथ जुड़े हुए हमारे ये मूल्य आज हमें दिखाई देते हैं, अच्छे लगते हैं, कल को परिवर्तनशील हो सकते हैं। जो हमें हमारे स्वार्थ के साथ नहीं जुड़ रहे हैं, समाज के कल्याण के साथ जब तक वो नहीं जुड़ रहे हैं, और चिरंतन जब तक नहीं है, जब तक यूनिवर्सल नहीं है, एवरलास्टिंग नहीं है, तब तक उन मूल्यों को आप मानव मूल्य कह सकते हैं, सामाजिक मूल्य कह सकते हैं, लेकिन उन्हें आप सांस्कृतिक मूल्य नहीं कह सकते। सांस्कृतिक मूल्य केवल वे होंगे जो हमें दिशा तो दे रहे हैं और किसी दूसरे के विरोध में कहीं खड़े नहीं होते। किसी भी देश में जाकर के आप उनका प्रचार कर सकते हैं, उनकी बात कर सकते हैं, वो स्वीकृत होंगे। यदि वो स्वीकृत होते हैं, तब मानव संस्कृति की धारणा संभव है। और उस मानव संस्कृति से जुड़े हुए जो मूल्य हैं, वे हमारा ध्येय हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे आधुनिक मूल्य, जैसे कि अभी मूल्यों की बात हुई, कि हमारे आधुनिक मूल्य जैसे लिव इन रिलेशनशिप, सिंगल पेरेंट, सैरोगेसी, इन चीज़ों से कैसे कोप किया जाए? इन चीज़ों के साथ कैसे? देखिए, ये समाज की अनिवार्यता के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं, ये संस्कृति के अंतर्गत नहीं आएंगी। जैसे बहुत से देशों में इंसिस्ट की बात की जाती है। इंसिस्ट मीन्स कि आप जो रिलेशंस रखते हैं, सेक्सुअल रिलेशंस रखते हैं, वो पेरेंटल या किसी रूप में किसी को न देख करके कहीं पर भी आप संबंध बना लेते हैं, पशु पक्षियों की भांति, जैसे पक्षियों के संबंध बन जाते हैं। पशु पक्षियों को एक बोध नहीं होता कि मेरा बच्चा है या नहीं है, ये मेरी माँ है या मेरा पिता है, उन्हें बोध नहीं होता। तो मनुष्य के भीतर वो स्थिति नहीं है। तो इस प्रकार की दृष्टियां हमने अपनी सुविधा के लिए गढ़ ली हैं, चला ली हैं। जब हमारे यहाँ समाज में संतुलन बिगड़ जाता है, पुरुष और नारी के बीच में संतुलन बिगड़ जाता है, तब क्या होता है कि जब मनुष्य पुरुष ज्यादा हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं व्यवस्था को बनाने के लिए हम कहीं ना कहीं समझौते करते हैं। तो ये जो समझौते किए जा रहे हैं, ये संस्कृति नहीं है। नमस्कार सर। सर, मेरा नाम डॉक्टर तजिंदर सिंह। प्रोफेसर तजिंदर, हाँ जी। सर, मेरा एक सवाल था। आप ये कह रहे थे कि जो इंसेस्ट है, ये तो एक बिल्कुल ठीक है, अप्राकृतिक चीज है, संस्कृति ने इसको मान लिया, पर ये जो लिव इन रिलेशन के साथ रह रहे हैं, संस्कृति में नहीं मानते थे। जी जी, लिव इन में हम रह रहे हैं, या वेस्टर्न सोसाइटी में जैसा उनके परिवार का स्ट्रक्चर होता है, हमारे अलग होता है, उनकी संस्कृति में ठीक है, हमारा और है। ये तो नहीं हम कह सकते कि एक संस्कृति की चीज हर जगह मान्य हो। वो मूल्य तो अलग अलग रहेंगे ना, और विरोध भी होगा इस में आपस में। हाँ जी, आप जो कह रहे हैं, जब ये मूल्य, जिन बातों की चर्चा हम कर रहे हैं, यदि ये विश्व जनीन नहीं होते हैं, यूनिवर्सल नहीं होते हैं, तब तक स्वीकार्य नहीं। जब विश्व जनीन हो जाती हैं, जब सभी देशों के साथ उसका एक तारतम्य कहीं स्थापित हो जाता है, और जहां कहीं विरोध की स्थिति नहीं रहती है, तब तो स्वीकार्य हैं। और अगर विरोध की स्थिति रहती है तो स्वीकार्य नहीं हो सकते। हम ये बाइंडिंग नहीं कर रहे हैं कि हमारे मूल्य जो हैं, आप भारतीय मूल्यों की बात कर रहे हैं तो आप उधर जा रहे हैं, भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों की बात। मूल्यों को बदला जा सकता है, मूल्यों को इधर उधर ले जाया जा सकता है,
लेकिन सांस्कृतिक मूल्यों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। दो स्थितियां मैंने आपको बताई इसमें, एक तो मानवीय मूल्य हैं, जीवन मूल्य हैं, और दूसरे एक और जो सांस्कृतिक मूल्यों की जब हम बात करते हैं, सांस्कृतिक मूल्य चेंज नहीं होते, उनमें परिवर्तन नहीं होता, वे हमेशा स्थिर रहते हैं अपने आप में। उनमें विकास अवश्य होता है, थोड़ा बहुत विकास हो जाता है, लेकिन विकास होते हुए भी यदि उसमें विरोध की स्थिति कहीं आ रही है, इसका मतलब है कि वे हमारे सांस्कृतिक मूल्यों की श्रेणी में नहीं आ रहे। सर अरु हंसन। हाँ जी सर, मेरा नाम अरु भल्ला है और मैं गोविंदगढ़ पब्लिक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ अर्थशास्त्र में। सर मेरा सवाल है कि जैसे आप विचारधारा के ऊपर बात कर रहे थे, सर ये जरूरी है कि हर बंदा एक विचारधारा फॉलो करे? क्योंकि हर विचारधारा में कुछ ना कुछ कमियां, कुछ ना कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हम समाजवादी होके चल पड़े। हर चीज में अपनी अपनी, जैसे हम इकोनॉमिक्स में करते हैं, डिफरेंट आइडियोलॉजीज, लेफ्टिज्म है, राइटिज्म है, तो फिर इसके ऊपर थोड़ा बता दीजिए। आप एक बात बताइए, आप किसी सब्जी वाले से सब्जी लेने के लिए जाते हैं और नीचे से एक पत्थर उठा करके कहता है कि मेरा तो ये किलो है, आप उसकी इस बात को स्वीकार करेंगे? वो कहते हैं मेरे लिए तो ये किलो है, जबकि हमारे पास जो एक मानक है, जो किलोग्राम है वो किलोग्राम ही होता है, उसे परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो हम अपनी अपनी अलग अलग विचारधाराओं को लेकर के जब हम चलने की चेष्टा करते हैं, आपके विचार अपने अलग हो सकते हैं, आपके अपने विचार अलग अलग हो सकते हैं, सामाजिक दृष्टि से अलग अलग मूल्य भी हो सकते हैं, अलग अलग समाजों के, अलग अलग संस्थाओं के अपने अपने दृष्टिकोण हो सकते हैं। लेकिन जब हम मानव मूल्य की बात सांस्कृतिक दृष्टि से करने की चेष्टा करते हैं, तब उनमें परिवर्तन नहीं होता, तब वो स्वीकार्य तभी होंगे जब वो अविरोधी होंगे। जब विरोध की स्थिति में पड़ जाएंगे तो नहीं होंगे। अन्यथा अगर आप कहेंगे भी मुझे तो ये चाहिए, इतना चाहिए, मैं इतना करना है, दूसरा कहते हैं मैं इतना करना है, विरोध की स्थिति में आगे लड़ते रहेंगे, सिर पटवाएंगे अपना। तो हम जब अपने अपने स्वार्थों के आधार पर या अपने अपने दृष्टिकोणों के आधार पर जब हम उस पर अडिग होने की चेष्टा करते हैं और दूसरे की बात सुनना ही नहीं चाहते, तो संघर्ष होता है। और संघर्ष से बचने का कारण क्या, एकमात्र उपाय क्या है? आप एक विशेष संस्कृति के साथ जुड़ करके, जो समाज के अंग हैं, उन समाज के अंगों के साथ जुड़ करके आप अपना काम कर रहे हैं, आपका काम चल रहा है, आप किसी के विरोध में नहीं जा रहे हैं, आप चल रहे हैं, अपने चला रहे हैं। एक काम चलाऊ दृष्टि से जो जीवन मूल्य हैं उनके आधार पर चल रहे हैं। अब अलग अलग स्थितियों में कुछ लोग जैसे ऐसे व्यवहार कर रहे हैं, जैसे यहाँ पंजाब में आप बैठे हैं तो पंजाब में बैठे हुए आपकी पहनावा अलग है, आप साउथ में चले जाते हैं तो वहाँ का क्योंकि मॉइस्चर है उसमें वातावरण में, उस मॉइस्चर के कारण वो जो कपड़े वो पहनते हैं, अगर वो इस तरह के कपड़े पहनेंगे उन्हें प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, स्किन प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। उन स्किन प्रॉब्लम से बचने के लिए उन्होंने अपने वो दूसरे वस्त्र, खुले वस्त्र पहनने शुरू कर दिए, तब वो संस्कृति नहीं बन गए, ये उनकी आवश्यकता है और उस आवश्यकता के अनुरूप अपने आप को वो ढाल रहे हैं। आपको नहीं, आप भी वही पहनो जो हम पहन रहे हैं, वैसा संभव नहीं हो सकता है। धन्यवाद सर। मैडम मिगलानी, वोट ऑफ थैंक्स करें प्लीज। सर ने बहुत प्रीशियस बहुमूल्य समय हमें। जी मैम, इस बहाने से आपके दर्शन हो गए, मुलाकात हो गई, ऐसे ही सही। मैं मैडम नवनीत एक क्वेश्चन पूछना चाह रही थी। नमस्कार सर। हाँ जी बेटा। सर मेरा प्रश्न ये है कि वो लोगों के लिए एक ही पहलू अनुकूल भी हो सकता है, प्रतिकूल भी हो सकता है, तो सांस्कृतिक मूल्य किस प्रकार उनमें समन्वय स्थापित कर सकते हैं? देखिए, जहां आप अनुकूलता और प्रतिकूलता की बात कर रहे हैं, किसी एक विशेष पक्ष के साथ जोड़ करके आप वो समझौता करके चल रहे हैं, आप उसमें किसी को कोई कष्ट नहीं है। लेकिन जब आप सांस्कृतिक मूल्यों की बात करते हैं तो यहाँ इसमें सांस्कृतिक मूल्यों की बात मत कीजिए। फिर जब मूल्यों का टकराव हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो मूल्य स्थिर नहीं है, एवरलास्टिंग नहीं है,
यूनिवर्सल नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है। जब तक वो यूनिवर्सल नहीं हो जाते हैं, अविरोधी नहीं हो जाते हैं, एक दूसरे के अपोजिट नहीं पड़ रहे हैं, तब तक आप जैसा चाहें अपने हिसाब से चल रहे हैं। थैंक यू मतलब कि जो मानव मूल्य है उसमें क्लैश नहीं होता है। मानव मूल्यों में आप सुविधा के अनुरूप उन्हें स्वीकार कर लेते हैं, उन्हें ढाल लेते हैं, आप अपने आप को ढाल लेते हैं और सुविधा के अनुरूप आप उनके साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए मानव मूल्य अपनी अपनी दृष्टि से जब हम समझौता करके चल रहे हैं तो उन मानव मूल्यों की बात कर सकते हैं, एज पर कन्वीनियंस हम उसे कर लेते हैं। हाँ, उसके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन जब आप एक विश्वजनीन संस्कृति की बात कर रहे हैं, विश्वजनीन संस्कृति की अपेक्षा, उसकी परिकल्पना सिर्फ तभी हो सकती है जब हम वास्तव में उन मानव मूल्यों के साथ जुड़ करके अपने आप को स्थापित कर लेते हैं और उन मूल्यों के अनुरूप समाज को चलाने की चेष्टा करते हैं। हाँ, आज नहीं हो रहा है तो कल हो सकता है, कल नहीं हो सकता कुछ और समय की बात हो सकता है। आप कहीं ना कहीं कुछ अच्छा छोड़ करके तो जाएंगे। जितना हो सके उतना प्रयास करते रहे, बस उतना ही है। मंथन करें और व्यवहार में ले आए। जी मैडम जी। मैडम। हाँ जी मैम। गोविंदगढ़ पब्लिक कॉलेज द्वारा आयोजित वेबिनार के सफलतापूर्वक समापन पर आप सभी को बधाई, आभार और विशेष आभार आज के रिसोर्स पर्सन डॉक्टर हरीश कुमार सूद निश्चिंत जी का। सर, आपने अपने व्यस्त जीवन में से अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमें ज्ञान देने के लिए, अपने विचार साझा करने के लिए आपका हार्दिक आभार। आपने हमें संस्कृति और मानव के बहुत से पहलुओं से अवगत करवाया। काम, क्रोध, अहंकार, मातृ ऋण, पितृ ऋण, काम, क्रोध, विवेक, वनस्पतियों का संरक्षण, आचरण, स्थूल से सूक्ष्मता की ओर तो कभी किताबों का मंथन करके अपने व्यवहार में कैसे लाना है, समन्वय की भावना, संस्कृति को मानसिक, नैतिक, भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, कलात्मक, अर्थात संस्कृति के धरातल पर विकास के स्तर अनेक हैं, लेकिन संस्कृति विहीन मानव समुदाय इस संसार में एक भी नहीं। मानव संस्कृति द्वारा निर्मित होकर भी अपनी संस्कृति के नए सीमांतों, आदर्शों एवं मूल्यों का विकास करता रहता है। मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष में सीखे हुए व्यवहार प्रकारों की समग्रता को कह सकते हैं। सर, आपका गोविंदगढ़ पब्लिक कॉलेज की मैनेजमेंट, प्रिंसिपल, स्टाफ और स्टूडेंट की तरफ से हार्दिक आभार। हार्दिक आभार मैडम प्रिंसिपल जी का, हार्दिक आभार स्टाफ, स्टूडेंट और बाहर से जुड़े हुए हमारे अनेक कॉलेजेस से जुड़े हुए, मोगा से प्रिंसिपल सुखविंदर कौर, चंडीगढ़ से प्रोफेसर सुनील, लुधियाना से प्रोफेसर जतिंदर, प्रोफेसर सुदेश, प्रोफेसर कुलविंदर आदि का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और अंत में मैं अपने गुरुजी के लिए यही कहना चाहती हूँ कि सतगुरु की महिमा अनंत, कबीर जी के दोहे से, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन आहार। सर, आपने संस्कृति मानव के साथ साथ हमारे ज्ञान के चक्षु खोले हमारे आपने, और हमें बहुत सारा ज्ञान दिया, जिसके लिए हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका दिन बहुत शुभ रहे, इसी तरह प्रेरणा देते रहिए। गॉड ब्लेस। आगे भी इसी तरह सर हमसे जुड़े रहें, हम आपसे बहुत सारी आशाएं हैं। धन्यवाद। हम आपकी लंबी आयु और स्वास्थ्य की कामना करते हैं। धन्यवाद। सर जान दो पहले। मित्रों, नहीं बस सुनने में